हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे शुरुआत किया था बिहार डीएलएड के लिए एपिसोड को शुरुआत किया था, उसमें एक क्या किए थे सीरीज़ के तौर पे आप लोगों को क्या करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न वो प्रश्न शामिल है, याद रखेंगे, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में डिट्टो प्रश्न आने वाला है। और जिस प्रकार से हम पिछले एपिसोड अपलोड किए थे उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, उससे हमें ये प्रेरणा मिलता है कि हम क्या करेंगे, आपके लिए डबल एनर्जी के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू लेकर के आएंगे। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में डिट्टो आने वाला है। क्यों? इसका कारण ये है कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं और कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट किए हैं, और उसी बेस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्ट सेक्शन और साइंस के सेक्शन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में करवाने का काम करेंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम अगर बात कर लेते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें अगर बात कर लेते हैं आर्ट सेक्शन रहेगा, साइंस सेक्शन रहेगा। जिस प्रकार से अगर देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 2-3 क्वेश्चन आपके करंट के बन जाते हैं ना। तो इस कड़ी में हम क्या देखने वाले हैं कि आज हम बात करेंगे साइंस के उन महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के ऊपर देखेंगे जो आपके एग्जाम में डिट्टो आने वाला है। इसीलिए इस एपिसोड को आप ध्यान से अंत तक देखते रहिए। हमको लग रहा है कि 20 प्रश्न को हम 30 से 40 मिनट के अंदर में करवाने वाले हैं, और इसमें प्रश्न तो महत्वपूर्ण होते ही है और इसके संबंधित प्रश्न बताते हैं जिसको हम डिस्कशन कहते हैं, वो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि आपको क्या है कि बेसिक नॉलेज की जरूरत है। और यदि बात कर लेते हैं कि डीएलएड के अलावे भी यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेसिक यदि कमजोर है तो वहां पे आपको क्या करेगा, ये बेसिक मजबूत करने में मदद कर देगा। तो इस प्रकार से हम पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। आज ये प्रश्न के ऊपर सीधा अगर बात कर लेते हैं, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। अगर बात कर लेते हैं कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूख हो गया, प्यास हो गया, तापमान हो गया, इन सब को कंट्रोल करने वाला हमारा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनने वाला है, और आपको अगर अनुभव होगा थोड़ा बहुत तो ये बात हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से एक मोटिवेशनल कोट के साथ आपको शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीट अपना सुनिश्चित करना ठान लेंगे, इसका मतलब लेके दम छोड़ेंगे, है ना। फिर इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपका 22 नंबर से यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग है क्वेश्चन। अगर बात कर लेते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसको ध्यान से देखने का काम करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मस्तिष्क के बारे में यदि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मस्तिष्क क्या है, एक मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। मस्तिष्क क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मस्तिष्क की अगर बात कर लेते हैं तो ये एक क्रेनियम नाम के हड्डी में क्या है, यहाँ पे बंद है, जिसको हम देखेंगे तो 8 हड्डी मिल करके एक बंच का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेनियम बोलते हैं ना। और ये इस प्रकार से क्या है, हमारा मस्तिष्क है। और इसमें आपको एक प्रकार की संरचना दिख रहा होगा कि कुछ ऐसी संरचना इसमें मौजूद है ना। तो ये जो आपको उठा हुआ भाग जो नजर आ रहा है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्कस बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको सल्कस कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, सल्कस कहा जाता है। और ये जो आपको कुछ धंसा हुआ खांचानुमा संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं गाइरस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको गाइरस कहा जाता है दोस्तों। ये बात आपको पता होगा, या नहीं पता है तो ये बात आपको जानने की आवश्यकता है, ठीक है। एक चीज अगर बात कर लेते हैं कि इस मस्तिष्क को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। इस मस्तिष्क को अगर देखेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, 3 पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करके हम देख सकते हैं, यानी कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहला पार्ट जो आपका हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो अग्र मस्तिष्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। जिसको क्या बोलेंगे दोस्तों, फोर ब्रेन बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहला हो जाएगा कौन सा, फोर ब्रेन हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, नोट करते हुए चलिएगा। इसको बोलते हैं क्या चीज, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। हिंदी में भी लिख लीजिएगा अग्र मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क की बात कर लेते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मस्तिष्क हो गया, है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, दूसरा की बात कर लेते हैं, तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, मिड ब्रेन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मिड ब्रेन हो जाएगा, मिड ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ये कौन सा हो जाएगा, आपका मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क बोल देंगे, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा की बात कर लेते हैं, तो तीसरा क्या होता है, हिंड ब्रेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इस फोर ब्रेन की बात करते हैं या फिर अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, तो इसी का पार्ट कौन कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसी के अंतर्गत हम देखेंगे तो आपका आता है कौन सा, तो आपको पता होगा सेरेब्रम। कौन सा हो जाता है यहाँ पे, सेरेब्रम। तो इसको लिखेंगे सेरेब्रम।
और ये सेरेब्रम जो होता है ये कौन सा काम करता है, तो आपको पता होगा कि कोई भी मेमोरी का काम करना है। कौन सा काम करना है? मेमोरी का काम करना है, यानी कि स्मृति का काम करना है, याद रखने वाला काम करना है। जैसे हम आज आपको पढ़ाए, आप कल ले पूछेंगे तो आपको नए बनेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मेमोरी क्या है, यहाँ पे कमजोर है। और अगर हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं और कल पूछेंगे, आप हमको पूछने से पहले आंसर कर दीजिएगा कि सर आप ये पूछने वाले, तो इसका मतलब क्या है, आपका मेमोरी काफ़ी तगड़ा है। ठीक है। और जो भी बच्चे अभी जो मैट्रिक पास करके आ रहा है, इंटर पास करके आ रहा है, उसका ब्रेन का स्तर कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना। और वो काफ़ी अच्छा कैच करते हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाइएगा ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसीलिए अभी चीज़ों को काफ़ी तगड़ा तरीके से पकड़िए ताकि उस टाइम पे काम करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मेमोरी का काम ये करने वाला है। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कि ये सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं तो थैलेमस होता है। दूसरा की बात करते हैं तो थैलेमस होता है। और तीसरा की अगर बात कर लेते हैं तो वो कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तीसरा कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है, यानी कि हाइपोथैलेमस होता है। और ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, इसी में रहता है पीयूष ग्रंथि। कौन रहता है यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि रहता है, पीयूष ग्रंथि रहता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, बोलिएगा दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इस पीयूष ग्रंथि को। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यदि कहते हैं तो इस मास्टर साहब का मास्टर कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जैसे मान के चलिए कि आप क्या है, एक गांव में पढ़ाने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर के तौर पे आप काम करते हैं। और आज का दिन जो है ये माँ शारदा को समर्पित है, याद रखेंगे। और माँ शारदा से हम यही विनती करेंगे कि हम सभी के ऊपर क्या करें, समान कृपा बरसाए रखे, और हम सभी के ऊपर क्या करें, खुशियों का बौछार यहाँ पे देने का काम करें, ताकि हम लोग क्या करेंगे, एक सद्बुद्धि के माध्यम से अपने प्रगति पथ पर क्या करेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि देखेंगे तो हाइपोथैलेमस क्या है, यहाँ पे ये मास्टर का भी मास्टर है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि हाइपोथैलेमस का ही काम क्या होता है, यहाँ पे जैसे हो गया आपका भूख हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, भूख हो गया, फिर इसके बाद प्यास हो जाएगा, फिर इसके बाद अगर देखेंगे तापमान हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं तापमान हो जाएगा, इन सब को कंट्रोल करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद यहाँ पे मिड ब्रेन है ना, तो मिड ब्रेन की अगर बात करते हैं तो मध्य मस्तिष्क का एक काम होता है। जैसे मान के लेते हैं कि अगर आप कहीं पे चल रहे हैं, ठीक है, तो सामने से बहुत बड़ा ट्रक आ गया, तो आप क्या करते हैं, उस चीज को देख लेते हैं और दिमाग को इशारा कर देते हैं कि सामने से ट्रक आ रही है, क्या करना है, आपको साइड लग जाना है। तो ये जो देखने का जो काम कर रहा है, ये इस पे नियंत्रण कौन रख रहा है, तो मध्य ब्रेन रख रहा है, यानी कि मिड ब्रेन रखना, यानी कि मध्य मस्तिष्क कहेंगे। और अगर हिंड ब्रेन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 गो पार्ट आता है। एक को कहा जाता है क्या चीज, मेंडुला ऑब्लिगांटा होता है। दूसरा की बात करते हैं तो पोन्स होता है। और तीसरा की बात कर लेते हैं तो एक आपको याद रखना है, सेरिबेलम होता है ना। कई बार आप लोग एक चीज गौर किए होंगे गांव में कि जो शराब वगैरह पी लेते हैं वो क्या करते हैं, मतलब पैर उसका कंट्रोल नहीं रहता है ना, इधर उधर हिलते रहता है और वो कुछ से कुछ बोलता है, मतलब वो बोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन बोला उससे नहीं रहा, यानी कि उसके जो टंग है इसको भी अनकंट्रोल कर दे रहा है। दूसरी बात, बॉडी का जो संतुलन है उसको भी क्या कर रहा है, अनकंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये जो सेरिबेलम है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सेरेब्रम जो है ये क्या है, हमारा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये पोन्स का काम क्या होता है, ये तो श्वसन को नियंत्रित करता है, यानी कि रेस्पिरेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। और अगर बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, अगर बात कर लेते हैं कि एक है मेंडुला ऑब्लिगांटा, तो ये मेंडुला का काम क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि उल्टी हो गया, छींकना हो गया, खांसना हो गया, अनैच्छिक क्रिया हो गया, इन सब पे नियंत्रण कौन करते हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला वाला पार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये बन जाएगा आपसे। और ब्रेन का वजन कितना होता है, तो आपको पता होगा कि ये 1.5 किलो का होता है। कितने केजी का होता है बोलेंगे, ये 1.5 किलो का होता है। और इसमें क्या है, क्रेनियम हड्डी है। कौन सा हड्डी है, तो आप हमें बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्रेनियम नाम का क्या है, यहाँ पे क्रेनियम नाम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। याद रखें, क्रेनियम नाम के खोल में है जिसमें कितने हड्डियां होती है, तो 8 हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। तो ये बात आपको क्या करना है सर, याद रख लेना है। और उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आपका दिमाग क्या हो गया और तेज हो गया होगा, है ना। तो एक बात इस पे बोल देते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा, आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। हालांकि हम बता देते हैं कि मानव का जो मस्तिष्क है
ये बेचैन चिड़िए की तरह है ना, इसको जितना मिलता है और चाहता है कि और मिले, है ना। बेचैन चिड़िया से तात्पर्य क्या है, जब कोई चिड़िया है, जैसे आप साइकिल सीखते हैं तो पहले क्या करते हैं, बीच में हुल करके आप चलाते हैं ना, फिर सोचते हैं कि थोड़ा और चलावे, यानी कि आप नया चीज सीखने का प्रयास करते हैं ना। तो वही क्या है बेचैन चिड़िया का, कुछ ऊपर जाएंगे फिर सोचेंगे ये आसमान को हम छू जाए, है ना। तो यही क्या है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, है ना, मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से युग्म कौन सा सुमेलित है, सुमेलित है। यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य है कि सुमेलित है। अगर नहीं पूछता तो नहीं वाला को छांटते, है तो है वाला को छांटते। कह रहा है कि कार्डियोलॉजी यानी कि ये स्टडी है, ये क्या है, स्टडी है यानी कि अध्ययन है। ये क्या है बोलिएगा यहाँ पे, अध्ययन, अध्ययन की बात करते हैं यानी कि क्या है, ये स्टडी है ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है कि ये चीज क्या है, यहाँ पे स्टडी है यानी कि अध्ययन है। अगर बात करते कार्डियोलॉजी में श्वसन तंत्र का अध्ययन होता है, ये तो सरासर गलत लिख दिया है, तो क्या है सही उसके बारे में बताएंगे। गैस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे मूत्र तंत्र की बात करें, ये भी यहाँ पे गलत हमें दिख रहा है। यूरोलॉजी की बात करते हैं तो पाचन तंत्र का, ये भी हमें गलत दिख रहा है। अर्थात अगर बात कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा छट जाएगा, तो न्यूरोलॉजी हो जाएगा, जो कि किससे रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र से यहाँ पे क्या दिख रहा है, संबंधित हमें नजर आ रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हम देखेंगे कार्डियोलॉजी की अगर बात कर लेते हैं, तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पे हृदय से संबंधित है। अगर आप लोग सुने होंगे क्या चीज के बारे में, ईसीजी के बारे में। किसके बारे में, ईसीजी के बारे में। तो ईसीजी जो है ये किस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है, तो हृदय संबंधी जो रोग होता है, हृदय रोग जो होता है यानी कि हार्ट डिजीज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो इससे तो होगा नहीं, श्वसन तंत्र से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं होगा। गैस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करते हैं, ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है पाचन तंत्र से संबंधित। ये किससे संबंधित है, तो पाचन तंत्र से संबंधित है। अगर यूरोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मूत्र तंत्र से संबंधित है। तो आपको इस प्रकार से क्या याद रख लेना है कि ये क्या हो जाएगा, यूरिनरी सिस्टम से हो जाएगा, अर्थात हम क्या देख सकते हैं कि ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना था, ध्यान में रख लेना था। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या निकल जाएगा, न्यूरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्रेन के जो डॉक्टर होंगे या फिर तंत्रिका तंत्र, इसी का एक हिस्सा है कौन सा, ब्रेन। आपका जो दिमाग है, आपका जो दिमाग है वो किसका हिस्सा है, तो आप क्या बताएंगे हमें कि तंत्रिका तंत्र का ही यानी कि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, याद रखेंगे। अग्रभाग कौन सा है, ब्रेन है ना। तो आपको ये बात क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं कि इसी तंत्र में जो कोशिका से मिलकर बना हुआ है, कोई भी तंत्र कैसे बनता है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कोशिका मिलकर के उत्तक बनाएंगे, बहुत सारे उत्तक मिलकर के क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तकों के समूह को हम अंग बोलेंगे, और बहुत सारे अंग मिलकर के क्या करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं ना। तो इसमें जो सबसे छोटी मूलभूत इकाई है वो क्या है, कोशिका है। और इसमें जो कोशिका होते हैं उसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको सबसे लंबी कोशिका, ये क्या है, सबसे लंबी कोशिका। अगर पूछा जाएगा कि बताओ भाई यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका हमारा कौन सा है, तो आप क्या उत्तर दे दीजिएगा कि यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सबसे लंबी जो कोशिका होने वाला है वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा कि सर यहाँ पे उत्तर जो होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। यानी कि जो नर्व सेल है वो क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगा, याद रखेंगे। जबकि मानव शरीर के अंदर अगर देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका तो वो कौन सा है, वो आपको ध्यान रखना है, ओवा है, याद रखेंगे। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो स्पर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को क्या करना है, कमेंट में लिख देना है कि सरस्वती माता की जय लिख देना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो निम्नलिखित में से रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह नवजात शिशु में असंभव है, यानी कि नहीं हो सकता है। तो जो होगा उसके विपरीत, है ना, यानी कि जो होगा उसके छोड़ के, है ना। अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको हम एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, एक हम आपको उदाहरण के तौर पे क्या करने वाले हैं, समझाने का यहाँ पे काम करते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे माता पिता का हम रक्त समूह लेते हैं। अगर ले लेते हैं कि एगो का क्या है, ए है, फिर अगर बात कर लेते हैं ए है, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं ए है, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं ए है। यानी कि एक कंडीशन में क्या होगा, सबका रक्त समूह क्या है, यहाँ पे ए है ना। अब इसके साथ में अगर देखेंगे कि इसके साथ में, यदि इसके साथ में हम देखना चाहेंगे तो इसके साथ में क्या है, कभी ए भी आ सकता है, फिर इसके साथ बी भी आ सकता है, इसके साथ ए बी दोनों भी आ सकता है, और इसके साथ ओ भी आ सकता है। कंडीशन तो ये चार ही बनेगा ना, क्योंकि रक्त समूह चार, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ, है ना, चार ये रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। तो इस कंडीशन में हम चार कंडीशन देख रहे हैं, 1 2 और 3, और कौन सा, चार कंडीशन है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि ये 1 नंबर और 4 नंबर दो ऐसे कंडीशन है जिसमें हमें किस प्रकार के रक्त समूह प्राप्त होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें रक्त समूह जो मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा, तो या तो ए मिलेगा या तो ओ मिलेगा, या तो हमें ए मिलेगा या तो हमें ओ ग्रुप मिलेगा। ये ब्लड ग्रुप हो गया है ना, यानी कि जो नवजात शिशु है उसके अंदर या तो 2 ही रक्त समूह होने का पॉसिबिलिटी बनता है। वो कौन कौन सा हो जाएगा, या तो ए होगा या तो ओ होगा, इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य क्या है, यहां पे नहीं बला में क्या हम देख रहे हैं कि नहीं बला में छूट रहा है कौन सा जो होगा, यानी कि ए बी हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि ये 2 रक्त समूह है जो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, यानी कि होगा तो कौन होगा यहां पे, ए या तो ओ होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कंडीशन, अगर इस ग्रुप में यदि देखिएगा कि अगर ए है और अगर बी है तो इस ग्रुप में क्या कंडीशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो क्या होगा यहां पे ए बी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, यानी कि ओ इस कंडीशन में नहीं हो सकता है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहां पे इस कंडीशन में देखेंगे तो सभी ग्रुप हो सकता है। अगर इसमें देखेंगे तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी दोनों भी हो सकता है, और अगर देखेंगे तो ओ भी हो सकता है। यानी कि इसमें छूट कौन रहा है, तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, यानी कि चारों के चारों तो हो ही सकता है। तो यानी कि हम देखेंगे तो इसमें छूट कुछ भी नहीं रहा है ना। इसमें कौन छूट रहा है, तो ओ छूट रहा है, यानी कि ओ इसमें संभव नहीं है ना। और इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो इस कंडीशन में आपको क्या देखना है, इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो वही बात जो ऊपर में बताए थे, यानी कि या तो ए होगा या तो ओ होगा। यानी कि कौन कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी और बी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, कौन सा इसमें छूट रहा है, तो इसमें छूटने वाला जो है एक वो कौन सा है, ओ असंभव है, यानी कि वो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो ये होने की संभावना है और ये नहीं होने की संभावना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या दिख रहा है, एक चीज हम यहाँ पे नोट करके क्या करेंगे, देख लेंगे। पूछ रहा है किस चीज के बारे में, कि ए और जो ए बी है, यानी कि इसके मिलने से, तो हम भी इसी चीज के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कि आपका जो देखने का तरीका होना चाहिए, कुछ इस प्रकार की चीजों को देखने की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये हमसे पूछा गया है, तो कौन सा यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या है, असंभव है। क्या है यहाँ पे, असंभव है। यहां पे लिख देते हैं कि ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, याद रखेंगे। चिंगम सर क्या बोलते हैं कि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है, मतलब यहां पे क्या है, इम्पॉसिबल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप यहां पे किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना चाहिए। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। नहीं आया तो अगले दिन बताएंगे। इसमें और भी सेक्शन है, अगर उसको ले लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जितना चर्चा किया है उतना आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मां के गर्भ से पोषक तत्वों की आपूर्ति किस माध्यम से होता है। मां के गर्भ में जब बच्चे होते हैं उसको कहा जाता है भ्रूणावस्था। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है भ्रूणावस्था। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भ्रूणावस्था। उसको हम कहते हैं क्या चीज दोस्तों, भ्रूणावस्था कहते हैं। और भ्रूणावस्था में जो बच्चों का जो पोषण होता है वो आपको ध्यान रखना है प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है, उसका भोजन प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं क्या चीज, गर्भनाल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, गर्भनाल कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो उस टाइम पे जो उसको भोजन मिलता है वो किस माध्यम से मिलता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है, अर्थात कह सकते हैं गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। तो आपके जो सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप हमें बताएंगे प्लेसेंटा विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इससे पहले हम आपको पूछ लेंगे कि युग्मनज क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि युग्मक को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे युग्मनज मिल जाता है। अगर बात करते हैं कि एक क्या होता है, युग्मक होता है। ये क्या होता है बोलिएगा, युग्मक होता है, याद रखेंगे। युग्मक को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। युग्मक क्या है, यहाँ पे युग्मक है हैप्लॉइड है, यानी कि क्या बोलेंगे, एकल गुणित बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एकल गुणित है। एकल गुणित है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हैप्लॉइड है, याद रखेंगे। यानी कि एकल गुणित है, याद रखिएगा। और अगर बात कर लेते हैं एकल गुणित है, और अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो युग्मनज देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे डिप्लॉइड है, यानी कि ये क्या है, हैप्लॉइड है। और इसको अगर देखेंगे तो ये क्या है, द्विगुणित है, यानी कि इसको कहेंगे क्या चीज, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये बात आपको दोनों पॉइंट क्या करना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं।
लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि ट्यूमर संसूचित करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 या फिर सोडियम 24 या कार्बन 14 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, इसका आंसर दे सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं ट्यूमर की बात करते हैं तो एक बात बताइएगा दोस्तों, बच्चा को क्या कहा जाता है कि बच्चा को आप क्या कीजिए, कभी भी ब्रेन पे नहीं मारिए। कारण क्या है, जो नर्व सेल है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है ना। तो इस कारण से आपको ध्यान रखना है कि जब कभी चोट लग जाता है ब्रेन के अंदर, गहरी चोट लग जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, एक गांठ बन जाता है, ठीक है। और गांठ जो होता है उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। ये गांठ दो प्रकार के हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ट्यूमर देख रहे हैं, ट्यूमर विद कैंसर और ट्यूमर विदाउट कैंसर, यानी कि ब्रेन के अंदर होगा तो उसको ब्रेन ट्यूमर कहेंगे, यानी कि ब्रेन ट्यूमर विद कैंसर होता है और ब्रेन ट्यूमर विदाउट कैंसर होता है। तो विदाउट कैंसर वाले को ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन कैंसर वाले में अधिकतर, जहां तक देखा गया है, अधिकतर नहीं बचने का ही यहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा देखा गया है ना। तो इसी चीज का इलाज का पता लगाने के लिए कि यहां पे क्या मामला है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। जबकि कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट 60 की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग हम कैंसर के पता लगाने के लिए करते हैं। किसका पता लगाने के लिए करते हैं, कैंसर का पता, यानी कि कैंसर का जो पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप हमें बताएंगे कोबाल्ट 60 का। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे, ओंकोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों, ठीक है, ओंकोलॉजी कहा जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग किसमें करते हैं, तो सोडियम में नमक की बात है, नमक की कमी से घेंघा रोग, यानी कि जो ग्वाइटर है यानी कि घेंघा रोग है, उन सब का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि घेंघा रोग जो होता है, यानी कि जो गले की जो डिजीज है, यानी कि अगर बात करते हैं कि जो गले की बीमारी है उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम 24 का। और कार्बन 14 की बात करते हैं तो इसमें हम जीवाश्म का आयु का पता लगाने के लिए, किसका आयु का पता लगाने के लिए, जीवाश्म का आयु का पता लगाने के लिए, जीवाश्म का आयु का जो पता लगाने के लिए, जीवाश्म का उम्र पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इस चीज का हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कि आपका उम्र का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके दोस्त सबसे पूछ लेंगे कि इसका आधार कार्ड में देखो तो कितना इसका बर्थडे है, और उसी आधार पर आपका उम्र का पता लगा करके क्या करेंगे, हैप्पी बर्थडे बोल देंगे, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर कोई जीवाश्म है जो बहुत पहले से क्या है यहाँ पे धरती में दबी हुई है, तो उसका उम्र पता लगाना का, इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि अगर बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो काल निर्धारण किया गया है कि भैया इसका काल 2350 से 1750 है, 2350 से 1750, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 2350 से 1750 बीसी है, 2350 से 1750 बीसी है। ये किस आधार पे हम इसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए हमें आधार क्या चाहिए, इसके लिए हमें आधार क्या मिलता है, कार्बन 14 मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और काफी मजा आ रहा होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा और इसी प्रकार से क्या करेंगे, आप सभी के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार के एपिसोड लाते रहेंगे। और मां सरस्वती का यदि कृपा रहा हम सभी के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपने उज्जवल भविष्य की क्या कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या करना है, बढ़ते रहना है हमें आगे की ओर, ठीक है। तो आगे की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि 2,4-D क्या है, तो सब जानते होंगे ये क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको सीधा आंसर कर देना है कि ये क्या है, एक प्रकार के खरपतवार नाशी है, याद रखेंगे। विस्फोटक की बात करते हैं तो आपको एक चीज पता होगा, विस्फोटक में एक चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। वो विस्फोटक क्या है, तो आप हमें बताएंगे कि विस्फोटक में क्या हो जाएगा। तो विस्फोटक में आपको क्या ध्यान में रखना है, विस्फोटक में आपको याद रखना है RDX। विस्फोटक में क्या याद रखेगा, RDX जो है ये क्या है, एक प्रकार के विस्फोटक है, याद रखिएगा। RDX क्या है, विस्फोटक है, याद रखेंगे। और अगर हम कवकनाशी की बात करते हैं तो 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है कि कवक का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है और शैवाल का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। अगर बात करते हैं कवक का अध्ययन, एक हो जाएगा कि कवक का स्टडी क्या कहलाएगा और शैवाल का स्टडी क्या कहलाएगा, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, यानी कि कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनेगा, ये बात भी आपको क्या करना है, बता देना है, ठीक है। तो ये चीज आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका क्या उत्तर करिएगा, तो इसके बारे में आप क्या कीजिए, यहाँ पे बताने का काम कर दीजिए, ठीक है। चलो भाई, एक ही कलर कर दिए हैं क्योंकि बार बार ये बीच में आ जाता था, है ना, तो इसीलिए एक ही कलर कर दिए हैं। तो कवक का अध्ययन की बात करते हैं तो माइकोलॉजी, क्या याद रखिएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है, माइकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। माइकोलॉजी हो जाएगा। और शैवालों का अध्ययन जो देखेंगे तो फाइकोलॉजी, क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी हो जाएगा, याद रखेंगे। यानी कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो फाइकोलॉजी कहलाएगा। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि कवक की बात करते हैं तो इन दोनों को मिला करके क्या बनाया जा सकता है, तो इन दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, लाइकेन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है,
लाइकेन बनाया जाता है, और लाइकेन में क्या है तो कवक है और शैवाल है, इसीलिए इसको हम सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक कहते हैं, यानी कि शैवाल और कवक के मिलने से बना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं कि लाइकेन के अंदर जो कवक का अवयव है उसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट, और अगर बात करते हैं कि लाइकेन के अंदर जो शैवाल का जो इसमें शैवाल का जो पार्ट है, यानी कि अगर उसका अवयव की बात करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट कहेंगे। तो दोनों पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा में बता दिए, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की यदि बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, इसको देखते हैं। तो इसका आंसर निकल गया होगा, खरपतवार नाशी है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, रेशम से प्राप्ति, रेशम कहां से प्राप्ति किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में 2 पॉइंट आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यदि बताएंगे तो वो 2 पॉइंट क्या क्या रहेगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं रेशम के बारे में, ठीक है, तो रेशम की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि रेशम का कीट क्या हो जाएगा, रेशम का कीट क्या लिखेंगे, रेशम का कीट की बात कर लेते हैं। रेशम का कीट जो होता है इससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम की प्राप्ति होती है, और रेशम का कीट से क्या प्राप्त होता है, रेशम की प्राप्ति होती है। और रेशम कीट का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये बात तो आपको याद रखना है। लेकिन रेशम का कीट कहाँ पे पलता है, रेशम का कीट जो होता है ये कहाँ पे पलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि शहतूत का पेड़, यानी कि क्या लिखेंगे, शहतूत का पेड़, यानी कि शहतूत के पौधा पर क्या होता है, ये चीज उगता है, याद रखेंगे। और अगर बात कर लेते हैं कि शहतूत का जो पौधा होता है इसका जो खेती किया जाता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं मोरीकल्चर। इसको क्या कहते हैं, मोरीकल्चर। क्या बोलते हैं, मोरीकल्चर कहते हैं। तो आपको एक चीज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मोरी है और यहाँ पे इसका स्टडी क्या कहलाएगा, मोरीकल्चर कहलाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बिक्स, यहाँ पे मोरी हो जाएगा। क्यूलेक्स की बात करते हैं, ये एक मच्छर है, ये क्या है बोलिएगा, यहाँ पे क्यूलेक्स क्या है, यहाँ पे मच्छर है, और इसके काटने से क्या होता है, फाइलेरिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, तो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे फाइलेरिया रोग हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त किया जाता है, बताइए। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, उसको कैसे व्यक्त किया जाता है ये बताना है आपको। यानी कि अगर बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो आप हमें बताएंगे कि बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताने का काम कीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, आपको सीधा याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है सर, यहाँ पे हाफ mv² होता है, यानी कि हाफ mv² होता है, हाफ mv²। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। दूसरा बात अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है सर, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपको याद रखना है mgh होता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। तो दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी कि हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मास और जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है उसके ऊपर और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना। यानी कि अगर बात करते हैं कि हाइट अगर ऊंचा हो जाएगा तो इसके ऊपर भी प्रभावित हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी से क्या तात्पर्य है, तो आप सभी को पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो आप सब जानते होंगे कि जो चाबी भरी जो गाड़ी होती है, चाबी भरी गाड़ी होती है। फिर इसके बाद अगर बात कर लेते हैं खिंचा हुआ धनुष, यानी कि जो धनुष होता है, अगर बात कर लेते हैं कि जो धनुष होता है, यानी कि जो यहाँ पे क्या है, खिंचा हुआ धनुष कैसा होना चाहिए, खिंचा हुआ धनुष होना चाहिए। खिंचा हुआ उसमें कौन सा रहता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगर बात करते हैं बांध की बात करते हैं, तो बांध में जब पानी रहता है, बांध में जब पानी रहता है, स्टोर रहता है, तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, तो आप हमें बताएंगे कि सर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना था, याद में रख लेना था। यानी कि स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, तो स्प्रिंग को आप क्या किए, तान करके रखे हैं। जब स्प्रिंग को आप क्या किए, यहाँ पे खींच करके रखे हैं। अगर आप स्प्रिंग को क्या किए हैं, यहाँ पे खींच करके रखे हैं या फिर उसको संकुचित करके रखे हैं, तो उसमें भी कौन सा एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना। एक बात बताइएगा कि जो मानव का जो सबसे ज्यादा वेट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेट होता है वो कहाँ पे होता है, तो क्या बोलेंगे, पोल पे होता है। कहाँ पे होता है, पोल पे होता है ना। तो अगर मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे, अगर बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम अगर हाइट रहेगा,
मैक्सिमम अगर ऊंचाई पे चले जाएंगे, मैक्सिमम ऊंचाई पे अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम ऊंचाई पे चले जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम ऊंचाई पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। तो ये बात आपको क्या करना था, ध्यान में रखना था। ये क्या है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। कह रहा है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, यानी कि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। अगर इसमें देखना चाहिएगा, यानी कि हम इसमें अगर संबंध देखेंगे तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अगर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि फोर्स बटे एरिया होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है ना। और अगर इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। एरिया घटेगा इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर देखा जाए कि आपके पास एक चाकू है, आपके पास क्या है, एक चाकू है, और आप क्या कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। तो अगर आपके पास चाकू सब्जी काट रहे हैं, उसमें क्या हो गया है कि उसका एरिया ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वो उसका धार घिस गया है ना, उसका जो धार है वो क्या हो गया, घिस गया है। तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको उसके एरिया को क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी कि उसके ऊपर सान चढ़ा देते हैं। जब सान चढ़ाते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि इसके बाद क्या होता है, मतलब ईजिली कट जाता है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। कैसे, यहाँ पे हम क्या किए, एरिया को कम कर दिए। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि याद रख सकते हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर कह रहा है यहाँ पे कि यदि क्षेत्रफल कम हो रहा है तो दाब क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल यदि कम है तो दाब अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, उत्तर आपके सवाल का यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, और फोर्स और प्रेशर क्या है यहाँ पे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या चीज, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक लड़की झूले में झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चीज बताइएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या मामला आ गया है कि यहाँ पे एक लड़की झूला झूल रही थी और वो क्या हो गई है, खड़ी हो गई है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, नाभि में केंद्रित है ना, नाभि में केंद्रित है। तो अगर वो लड़की बैठी हुई थी तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या था, नीचे था, क्या था, नीचे था। लेकिन वो जैसे ही खड़ी हो गई तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ऊपर हो गया, यानी कि वो ऊपर हो जाएगा तो उसका जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक चीज बताइए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि ये अगर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास था और ये अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका तो लंबाई घट जाएगा और ये दोलन काल भी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। एक चीज बताइए, अगर यहाँ से हम झुला रहे हैं इसको, तो इसको दोलन करने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इतना कोई झुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत ये झूल लेगा। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको अगर आप ऐसे समझना चाहिएगा तो ये इसको समझ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर इसको यहाँ से झुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको टाइम जो लग रहा था, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं और यहाँ से झुलाते हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसका लंबाई था यहाँ पे जितना, उसको टाइम टेकिंग भी ज़्यादा लग रहा था, है ना, यानी कि इसको घूमने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। जैसे जैसे कम करेंगे कम होता जाएगा। लड़की जब बैठी हुई थी तो उसका सेंटर ऑफ मास, उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ पे था, तो क्या बोलिएगा, इसके पास में था। लेकिन अब जैसे ही खड़ी हो गई तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इस कारण से क्या हो जाएगा, इसका लेंथ घट जाएगा, और लेंथ घटेगा इसका मतलब क्या है, दोलन काल भी क्या हो रहा है, यहां पे घट गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो अगर आवर्त काल की बात करते हैं, दोलन काल की बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर वो लड़की यहां पे मान लेते हैं कि झूला झूल रही थी, ठीक है, अगर वो लड़की क्या कर रही है, यहां पे झूला झूल रही है, लेकिन इसके बगल में मान लेते हैं कि एगो लड़की और आके बैठ गई, यानी कि ये बैठी हुई थी झूला पे, लेकिन इसके बगल में एगो और लड़की आकर के बैठ गई, तो इस कंडीशन में झूला पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। लेकिन जब ये खड़ी हो जाएगी, जब ये क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, जब ये खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी कि क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आवर्तकाल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बात भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से जो नीब में स्याही का प्रवाह होने का कारण क्या है। यानी कि इसका तो आंसर सब बता दीजिएगा कि इसका सिंपल सा आंसर है, क्या बता दीजिएगा, किसी तत्व के कारण ऐसा होता है। लेकिन इसका कई एग्जांपल्स है ना। अगर बात कर लेते हैं कि इसी का एग्जांपल यदि आप देखना चाहिएगा तो आप बताइएगा कि सर कई बार क्या होता है कि जो लैंप की जो बत्ती होती है, लैंप की बत्ती, अगर बात कर लेते हैं लैंप की जो बत्ती होती है, लैंप की जो बत्ती की बात कर लेते हैं, या फिर दिया की बत्ती की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, तेल नीचे रहता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, खींच करके ऊपर ला देने का काम करते हैं ना।
जैसे कि आपको पता होगा कि एक प्रकार के यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें क्या लगा देते हैं आप लोग, यहाँ पे टिप लगा देते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि एक नीचे कर देते हैं एक स्याही की तरह ये वाला, और इसी के बल पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी इसमें भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, इसको क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे खींचते रहते हैं और यहाँ पे जलते हुए रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो लैंप की जो बत्ती होती है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, किसी तत्व के कारण उसमें रिस रिस करके क्या होते जाता है, ऊपर जाते रहता है। अगर बात कर लेते हैं किसी पेड़ पौधा की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कि किसी पेड़ पौधा की यदि हम बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या चीज के बारे में, कि यहाँ पे जल का अवशोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जल का जो अवशोषण हो रहा है, यहाँ पे जल का जो अवशोषण हो रहा है वो किसके माध्यम से होगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे क्या होता है, रूट होता है यहाँ पे, है ना। यानी कि रूट के माध्यम से ये क्या कर रहा है, जड़ के माध्यम से खींच रहा है। तो ये जो जड़ के माध्यम से जो खींचने का काम कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, वहां पे भी कौन सा हो जाएगा, किसी तत्व के कारण ही यहाँ पे भी ऐसा होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आपका आंसर श्यानता की बात करते हैं तो गाढ़ापन। अगर मान लेते हैं कि आप एक बार पानी को क्या कीजिएगा, गिलास में रख के उझल दीजिएगा, यानी कि उसको बहा दीजिएगा, और एक बार शहद को रख करके उसको क्या कीजिएगा, नीचे बहाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि पानी तुरंत भाग गया और शहद धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, शहद का श्यानता क्या है, ज्यादा है, और पानी का श्यानता क्या है, यहाँ पे कम है। ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, अवस्रव की पूछ रहा है, तो आपको लगा देना है कि 20 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। इसको समझिएगा ध्यान से। एक आपको फिक्स डायग्राम याद रख लेना है कि मानव का श्रव तरंग क्या होता है, यानी कि श्रव तरंग क्या होता है, ऑडिबल साउंड क्या होता है। तीन चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, 1 2 और कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक हो जाएगा कौन सा, अश्रव्य तरंग, यानी कि ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्या चीज, श्रव तरंग, श्रव्य तरंग। तीसरा हो जाएगा पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। ये तीन चीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तीन प्रकार के यहाँ के तरंग हम देखने वाले हैं। अगर इसको हम सिंपल सा लिखना चाहेंगे तो इसको सिर्फ लिख सकते हैं क्या चीज, कि ये 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि ये जो होते हैं 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज को हम आवृत्ति को हम हर्ट्ज में नापते हैं, HZ से क्या होते हैं, से कम होते हैं। 20 हर्ट्ज से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अवश्रव्य तरंग बोलते हैं। और अगर इसका बात कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 के लिए हम के का प्रयोग करते हैं, 20,000 हर्ट्ज होता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक के जो हर्ट्ज तक के जो साउंड होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस कारण से इसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलेगा, ऑडिबल साउंड कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक होगा, 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक होगा तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते हैं, मतलब हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो इसको कौन सुन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसको कौन सुन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज के बारे में, कि व्हेल आपको ध्यान रखना है, चमगादड़ आपको ध्यान में रखना है। इसको कौन सुन सकते हैं, तो व्हेल आपको ध्यान में रखना है, चमगादड़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और अगर बात करते हैं अवश्रव्य तरंग को कौन सुन सकते हैं, तो आप लोग सुनते होंगे राइनोसेरस का नाम सुने होंगे, हिप्पोपोटामस का नाम सुने होंगे, कबूतर का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, इस ध्वनि को सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। तो ये चीज 2 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना ही रखना है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो इससे अधिक रहेगा तो उसको क्या बोल दीजिएगा, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 20 हर्ट्ज से अधिक लेकिन 20,000 हर्ट्ज से कम रहेगा तो उसको हम ऑडिबल साउंड कहेंगे, यानी कि श्रव तरंग कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर नापना है। देखिए दोस्तों, पानी का अगर क्वथनांक बिंदु की बात करते हैं, इससे पहले 2 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्या क्या आपको क्या करना है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है, इसको देखिए। अगर हम बात कर लेते हैं, एक चीज क्या होता है यहाँ पे, पानी के बारे में। किसके बारे में, पानी का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जल के बारे में, है ना, चलिए जल के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्या चीज के बारे में, कि जल के बारे में। अगर बात कर लेते हैं हम जल के बारे में, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जल का एक क्या हो जाएगा, हिमांक बिंदु। जल का क्या हो जाएगा, हिमांक बिंदु। जल का हिमांक बिंदु हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि गलनांक बिंदु हो जाएगा। गलनांक बिंदु हो जाएगा, जिसपे क्या हो जाएंगे, पिघलना शुरू कर देंगे।
फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो आप हमें बताएंगे कि एक क्वथनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वथनांक हो जाएगा, है ना। अरे क्या हो रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, क्वथनांक हो जाएगा, है ना दोस्तों, है ना, क्वथनांक हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, चलिए इसको सही से लिखते हैं, क्वथनांक, चलिए इसको मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु हो जाएगा, है ना। ये जो है ना 2 कलर हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सुधार करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक बार इसको भी ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे जो है इसको भी क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा आने का चांस ही नहीं है। अगर जल की बात करते हैं, यानी कि वाटर की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वाटर के बारे में क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वाटर को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिएगा यहाँ पे, सार्वत्रिक विलायक। क्या कहते हैं बोलिएगा, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है, तो आप हमें बताइएगा कि सर हम किसको बोल देते हैं सार्वत्रिक विलायक, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम जल को कहते हैं। किसको कहते हैं, यानी कि वाटर इज क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, वाटर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना ये बात। अगर बात कर लेते हैं कि इसमें ये हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु दोनों के दोनों क्या होता है यहाँ पे, तो 1 और 2 का क्या हो जाएगा, 1 + 2 दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये बात आपको पता हो गया होगा। और तीसरा नंबर जो देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक चीज आपको पता होगा, ये चीज आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, कि हम क्या जानते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक चीज और जानते हैं कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ये फॉर्मूला आपको क्या होगा, पता होगा, ये चीज आपको क्या होगा यहाँ पे पता होगा। चलिए ठीक है, इसके बारे में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखने वाला चीज है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे याद रखने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, याद रख लेते हैं। ये नहीं मानेगा, ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। तो एक चीज बताइए कि जब हम 100 डिग्री पे ले जाएंगे तो 0 को हम क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, यानी कि 100 बढ़ा रहे हैं, है ना। तो 100 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस को अगर देखना चाहेंगे तो ये सीधा हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, ये तो आपको इजी पता चल जाएगा, इजीली पता चल जाएगा, है ना। हमें पूरा उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया के बारे में, इसमें बनने वाला उत्पाद के बारे में पूछ रहा है कि बनने वाला उत्पाद क्या है। तो आप सब जानते होंगे कि जब भी अम्ल और भस्म को हम क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हमें लवण और जल मिलते हैं, यानी कि हम देखेंगे सॉल्ट और क्या मिलते हैं, हमें वाटर मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या पूछ रहा है कि क्या उत्पाद मिलता है, तो यानी कि हम अगर किसी भी अम्ल को आप कोई भी अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, चाहे आप दूसरा कोई अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, चाहे कोई भी अम्ल लीजिए, ठीक है, उसको अगर आप क्षार के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, नमक मिलेगा और जल मिलने वाला है, नमक मिलेगा और जल मिलने वाला है, नमक और जल मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल आपसे क्या देख रहा है, एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे सॉल्ट मिल रहा है और यहाँ पे वाटर मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट और यहाँ पे वाटर मिल रहा है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यदि उत्तर में देखिएगा तो आपका क्या है, क्षार है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अम्ल देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्षारक बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल हो जाएगा। और अगर बीपीएससी में अगर आगे पूछा जाएगा क्वेश्चन की अगर इससे अधिक दे दिया रहे, लवण भी रहे और जल भी रहे, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 1 से अधिक होना चाहिए। यानी कि उत्पाद पूछ रहा है तो उत्पाद यहाँ पे ये दो उत्पाद है, ठीक है, यानी कि नमक भी हो जाएगा और जल भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे जो दिया है वो हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन और क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इस ब्यूटेन की बात करते हैं तो सिगरेट लाइटर आप लोग जानते होंगे, क्या चीज के बारे में, सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें भी कौन सा गैस भरा रहता है, तो आपको बताना है क्या चीज, ब्यूटेन गैस भरा रहता है ना। और अगर मीथेन की बात करते हैं तो बायोगैस का, कौन से गैस का, तो आप बोलेंगे हमें कि सर बायोगैस का, किस गैस का, बायोगैस का, है ना। अगर बात कर लेते हैं किस गैस के बारे में, बायोगैस के बारे में, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होगा, यानी कि हम क्या देखेंगे कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सा हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो कौन सा हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कि ये मीथेन गैस की बात करते हैं, ये कहां से प्राप्त होता है, तो मीथेन गैस आपको कहां से प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब जो कोयला के खान होते हैं वहां से प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद घास फूस यदि बहुत ज़्यादा जमा कर दीजिएगा वहां से प्राप्त हो जाता है। जब पवाली करते रहते हैं भैंस वगैरह तो उससे भी प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे,
अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आपका यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी में यदि आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर दें, किस चीज की बात कर दें दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की यदि बात करते हैं, आधुनिक अगर आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोजले साहब हो जाएगा। 1930 क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। डाल्टन की बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या दिया गया था, परमाणु सिद्धांत दिया गया था, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, परमाणु सिद्धांत इसके द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। ये बात तो आपको पता ही होगा। और रदरफोर्ड की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, तो परमाणु के नाभिक की खोज किया था, परमाणु के नाभिक की खोज किया था इन्होंने। नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आप हमें बताएंगे कि सर यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इतना बात तो आपको क्या होगा, पता हो गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक निष्क्रिय गैस क्या है। अगर निष्क्रिय गैस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे निष्क्रिय गैस की बात करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, तो हीलियम, नियोन, यहां पे लिख देते हैं क्या चीज के बारे में। यहां पे दोस्तों वही काम हुआ था यहाँ पे, है ना। चलिए ठीक है, अभी जो है ना इस चीज को थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, इस चीज को सुधार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा सेटअप सही से नहीं तैयार हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 6 7 के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हीलियम, हीलियम नियोन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। यानी कि हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 2 10 18 36 54 86 आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। 2 10 18 36 54 86 आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना। इसमें मिला ये कौन सा है इसमें, तो यहाँ पे देखा क्रिप्टन, यहाँ पे फिर इसके बाद कह रहा है कि क्लोरीन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन। आपका एक को उत्तर दिख रहा है कौन सा यहाँ पे, क्रिप्टन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीलियम की गैस कहते हैं तो गुब्बारा में ये भरा जाता है, याद रखेंगे। नियोन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। आर्गन की बात करते हैं तो ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है। जेनॉन की बात करते हैं तो अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। और रेडॉन की बात करते हैं तो ये वायुमंडल में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, लेकिन गहरे कुआं में हो गया, बंद माल गोदाम में हो गया, जो टंकी है उसमें हो जाता है, ये सब रहता है, लेकिन यहाँ पे वायुमंडल में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी, सोडा वाटर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोडा वाटर की अगर बात कर लेते हैं तो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसी का प्रयोग किसमें किया जाता है, जो पेप्सी जो बंद बोतल खोलते हैं तो उसमें से जो सिच की आवाज आता है वो क्या रहता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से किसको जाना जाता है, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए, तो अम्ल वर्षा के लिए। किसके लिए, अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं पेप्सी वगैरह, जो पेप्सी आप क्या करते हैं, पेप्सी पीते हैं, या फिर अगर बात करते हैं कि जो पेप्सी के अलावा भी क्या हो जाता है, जो भी ठंडा वाला बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी ठंडा है उसमें क्या रहता है यहाँ पे, तो क्या बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, वायुयान से, क्या बोलेंगे यहाँ पे, वायु प्रदूषण से, यानी कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो मोटर प्रदूषण, मोटर वाहन से क्या होता है ये चीज़। आप लोग कई बार क्या होता है कि मार्केट जब जाते होंगे तो कुछ मोटर गाड़ी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, थोक भाव से क्या होते रहते हैं, निकलता रहता है ना, तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन से बहुत खतरनाक तरीका से क्या होता है, बहुत जल्दी मिलता है ना, ऑक्सीजन के मिलने के कंपेयर में बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, ठीक है। इस कारण से ये क्या होता है, दमघोटू गैस के तौर पर काम करता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। अगला कह रहा है कि गुब्बारों में उड़ाने के लिए कौन सा गैस होता है, तो हीलियम आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, ये सवाल आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पे होमवर्क है, ठीक है, ये क्या है आपका होमवर्क है, इसको क्या करिएगा आप, बना के आइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये सेशन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एक दिन क्या करेंगे, आर्ट का सेक्शन लेके आएंगे, एक दिन क्या करेंगे आपके लिए साइंस का सेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। और अगर बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, कि आपका जो एग्जाम है उसको क्या करेंगे, नस्ते नाबूद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के सेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।